गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी जो अब तक आ चुके हैं उनको हमारा नमस्कार। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर अनुपम भारती, धर्म सिंह, करीब 12 लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर बातें शुरू करते हैं। रुद्र पी सिंह हैं, जितने लोग अभी तक आए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और बस 1-2 मिनट के बाद अपनी बात शुरू करता हूं। ओके। मित्रों, 1 महीने पहले NDUT मस्ती पर हमारी आप लोगों से बातचीत हुई थी। उस समय मैं अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला था और उस संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें फैज़ाबाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी कहा था। बाद में मैंने जब आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों की ये इच्छा थी, कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं फैज़ाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और बताऊं। उस समय तो मैं वो सब कमेंट्स देख नहीं पाया था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो सोचा कि दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं फैज़ाबाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आपसे बात करूंगा। इसी बीच NDUT मस्ती के ऑर्गेनाइजर्स का फ़ोन आया और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः एक बार अपने फैज़ाबाद कार्यकाल के बारे में NDUT मस्ती से जुड़े लोगों को बताऊं। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, फैज़ाबाद कृषि विश्वविद्यालय में मैं 1985 से 1995 तक 10 साल तक रहा था। ये कोई छोटा समय नहीं होता है, किंतु बहुत लंबा समय भी नहीं होता है। और इस बीच हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में शोध का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और शोध का काम शुरू हो। मैं समझता हूँ कि जब मैं फैज़ाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करूँ तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी के शुरू होने से पहले या उस समय तक हमारे देश में एग्रीकल्चर R&D की क्या पोजीशन थी, क्या क्या हो चुका था इस देश में। आप जानते हैं कि देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में और उसके बाद तक करीब 25 साल तक हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी भूखमरी। भारतीय जनता को 2 जून की रोटी जुटा पाना एक मुश्किल काम था और उस समय हम पूर्ण रूप से खाद्यान्न के आयात पर निर्भर करते थे। खाद्यान्न मुख्य रूप से अमेरिका से आता था। एक PL 480 स्कीम थी जिसके अंतर्गत हम रुपये के बदले में उनसे खाद्यान्न खरीद सकते थे, हमें डॉलर देने की ज़रूरत नहीं थी। दुर्भाग्य देखिए कि उसी समय 1962 में चीन से युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1967 में फिर चीन से युद्ध हुआ और 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ।
साथ ही 1965-66 में इस देश में बड़ा भारी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, एक के बाद एक विपत्ति, इन सब ने हमारी कमर तोड़ दी और हमको बहुत सारा अन्न बाहर से आयात करना पड़ा। और जैसा मैंने बताया कि हम ज़्यादातर अमेरिका के ऊपर निर्भर करते थे, किंतु अमेरिका हमसे बहुत नाराज़ था। उसका कारण ये था कि शायद आपने सुना होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर और यूगोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट टीटो से मिलकर इन्होंने एक गुट निरपेक्ष देशों का संगठन बनाया था, जो न तो अमेरिका के साथ था न सोवियत संघ के साथ था। और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आती थी। भारत एक बड़ा देश था, अमेरिका चाहता था कि भारत उनके साथ रहे, पर भारत उनके साथ नहीं था। इस बात को लेकर वो बहुत नाराज़ थे। और जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उनकी नाराज़गी और भी बढ़ गई, क्योंकि उस समय पाकिस्तान उनका बहुत चहेता देश था और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की उस युद्ध में हार हो, और हार हो भी तो बहुत ज़्यादा क्षति ना हो। इस बात को लेकर निक्सन बहुत नाराज़ था और अक्सर हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता रहता था और ये धमकी देता रहता था कि हम आपका अन्न का निर्यात बंद कर देंगे, आप भूखों मर जाएंगे। एक बार की बात है, किसी आंतरिक बैठक में प्रेसिडेंट निक्सन ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कुछ अपशब्द कहे। थोड़े दिन बाद वो बात बाहर आ गई और बात क्या हुई थी कि निक्सन ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ओल्ड बिच, बूढ़ी कुतिया कहा था। अब आप समझ सकते हैं इस बात को सुनकर इंदिरा गांधी या क्या अपना पूरा देश बहुत नाराज हुआ। इंदिरा गांधी ने न तो आगे देखा न पीछे देखा, उन्होंने तुरंत अमेरिका से अपना जो खाद्यान्न निर्यात का जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हमें आपका अनाज नहीं चाहिए। साथ ही अमेरिका के जितने भी एजेंसीज उस समय, जितने भी मिशन हमारे देश में काम कर रहे थे, जैसे USDA, USAID, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकेफेलर फाउंडेशन, उनको सबको बैन कर दिया और कह दिया कि आप देश छोड़ करके चले जाइए। ये बड़ा डिसीजन था, आपको बताऊँ। किंतु देखिए, कई बार भाग्य बड़ा काम आता है। इंदिरा गांधी का भाग्य कहें या हमारे अपने देशवासियों का भाग्य कहें, उसी समय देश में हरित क्रांति का आगाज़ हुआ 64, 65, 66 में, और देखते ही देखते हमारे देश में अन्न उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई। अगर आप 1950-51 में देखें तो उस समय हमारा कुल उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन 50-51 मिलियन टन था, जो 1970 110 मिलियन टन के आसपास हो गया, अर्थात 2 गुना से भी ज़्यादा। ये बहुत बड़ी प्रगति थी। ऐसा नहीं था कि हम आत्मनिर्भर हो गए थे, फुली आत्मनिर्भर हो गए थे, पर हमारी बाह्य निर्भरता बहुत हद तक कम हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी और हम बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था कि इतने थोड़े समय में भारत ने किस तरह से अपना उत्पादन दुगना से ज़्यादा कर लिया। क्योंकि 1964-65 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और 70 आते आते हमने 110 मिलियन टन अनाज पैदा कर दिया। फिर उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो इस पर एक स्टडी हमारी भारतीय मूल की एक अर्थशास्त्री थी वर्ल्ड बैंक में, डॉक्टर उमा लेले, उन्होंने एक बड़ी स्टडी की थी और वो इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इंडिया हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी का बहुत जल्दी और बढ़िया तरह से उपयोग कर अपना उत्पादन बढ़ा लिया, क्योंकि भारत ने 1950 के आखिरी दौर में और 1960 के बीच एग्रीकल्चर R&D का एक बहुत ही मजबूत तंत्र बना लिया था। और यही कारण है कि इंडिया को इसका हरित क्रांति का फ़ायदा बहुत जल्दी हुआ, जबकि दक्षिण एशिया के और देशों में या अफ्रीका के देशों में उतना फ़ायदा नहीं हुआ या उतना जल्दी फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थे, क्या डेवलपमेंट हुआ था हमारे देश में। बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं उस समय चली थी 1947 के बाद,
आपने कुछ लोगों ने नाम सुना भी होगा, ग्रो मोर फूड प्रोग्राम या इटावा पायलट प्रोजेक्ट या नीलोखेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिरका डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मद्रास, ये तमाम परियोजनाएं चली थी। पर चूंकि इन परियोजनाओं के का आधार टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हमारी पैदावार में, हमारे उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन में एक टेक्नोलॉजी था, उसमें बीज था, उसमें खाद था, उसमें पानी था, ये टेक्नोलॉजी का एक पैकेज था, जिसके नाते हमारा जो पैदावार थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। और मैंने बताया कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलप हुआ था। 1957 में सबसे पहले मक्का के ऊपर एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मक्का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बनाया गया, जो रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से चला था। इन परियोजनाओं के बारे में आपको मालूम है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं और इसमें मल्टी लोकेशनल टेस्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रावधान होता है। इस तरह से जो एक्रिप जो प्रोजेक्ट्स थे, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द, जैसे मक्के की खेती जहाँ जहाँ जिस प्रांत में हो रही थी, उस प्रांत के सभी संस्थान कोऑर्डिनेशन के नेटवर्क में आ गए थे। इसका मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी मक्का में डेवलप हुई या हो रही थी, वो पूरे देश में एक साथ जा रही थी। इसी कारण हमारे यहाँ जो प्रगति थी वो फास्टर थी दूसरे देशों के अलावा। मक्का के बाद फिर राइस में, गेहूं में, फिर और तमाम फसलों में और जो जितने इश्यूज थे, जैसे वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सब पर, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, सब पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बने और उनका असर देखने को मिला। जो दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें फैजाबाद यूनिवर्सिटी भी आती है। 1948 में एक कमीशन बना था सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, जो एजुकेशन के संबंध में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, और उन रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन रूरल यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी था। किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डिसिप्लिन्स थी, जैसे इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, सोशल साइंस था, स्पेस था, उसमें तो संस्थान बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। उसका कारण ये था कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि एग्रीकल्चर के संबंध में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान, उसकी तरक्की सब सेंटर की नहीं है। सेंटर तो एक बाह्य एजेंसी के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को सहायता देता है, और सेंट्रल कई स्कीमें चलाता है जो जरूरी नहीं कि हर स्टेट उसको फॉलो करे। आपने शायद सुना होगा कि जब ये किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना देने की बात चली थी मोदी सरकार में, तो ममता सरकार ने उसको लेने से मना कर दिया था, इस स्कीम को। तो चूंकि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट था, इसलिए इसमें कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या संस्थान उस समय नहीं बना। सबसे पहले 1960 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, एक अध्यादेश पारित किया, और पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसका शिलान्यास
हाँ है ना। ठीक। मित्रों, सॉरी ये बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय हुई, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करने आए थे। इसके बाद 1964-65 में एक और कमीशन बैठा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर DS कोठारी ने की थी। उनकी दो बड़ी रिकमेंडेशंस थी। एक तो ये था कि हर स्टेट में कम से कम एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए, और दूसरा ये था कि जो उस समय तक जो शोध का काम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देख रहा था, उस शोध को यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। उसी के बाद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीचिंग के साथ साथ शोध और प्रसार का काम शुरू हुआ था। पंतनगर यूनिवर्सिटी बनने के बाद फिर दूसरे वो यूनिवर्सिटी एक तरह से नज़ीर बनी दूसरों के लिए, और दूसरे स्टेट भी धीरे धीरे एक एक करके यूनिवर्सिटी बनाना शुरू किए। 4-5 सालों में करीब 1 दर्जन यूनिवर्सिटी हमारी तैयार हो गई और धीरे धीरे आगे बनती गई। एक तीसरा जो सबसे बड़ा कदम था वो था नेशनल सीड प्रोजेक्ट का। सबसे पहले नेशनल सीड का बना, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ सीड इन इंडिया। उसी के आधार पर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन बने, और यूनिवर्सिटीज़ में सीड को बेसिक सीड और फाउंडेशन सीड को के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नेशनल सीड प्रोजेक्ट चलाई गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की में सीड कई फैसिलिटीज़ दी गई थी, जैसे सीड प्रोडक्शन के लिए फार्म डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा काम था सीड प्रोसेसिंग प्लांट, बीज विधायन संयंत्र की स्थापना। और तीसरा जो बड़ा काम था वो था सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की स्थापना, ताकि सीड पर पूरा रिसर्च भी हो सके। ये बहुत ज़रूरी इसलिए था कि ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी सीड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, अर्थात अगर सीड की उपलब्धता नहीं की जाती तो टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी एक विशेष कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, और वो कंपोनेंट अगर उपलब्ध नहीं होता है तो टेक्नोलॉजी का डिसमिनेशन नहीं होता है। जैसे कोई मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और वो मशीन अगर उपलब्ध नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह से चूंकि ये सीड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, सीड की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी, इसलिए नेशनल सीड प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम रोल था हर यूनिवर्सिटीज़ में। एक अन्य प्रोजेक्ट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट नार्प के नाम से वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट था, जो 2 फेजेज में आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और उसको स्ट्रेंथन करने का प्रोविज़न था, जैसे डायरेक्टर रिसर्च को स्ट्रेंथन करना, जोनल रिसर्च स्टेशन को बनाना, टेस्टिंग सेंटर्स बनाना, स्पेशल लेबोरेटरीज़ बनाना, तमाम प्रोविज़न इसमें थे। ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का डेवलपमेंट बढ़िया डेवलपमेंट हो पाया था, वो इस प्रोजेक्ट के नाते हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के नाते। और इसके बाद ICR ने बहुत सारा पैसा सेस फंड का रिसर्च के लिए दिया था, जिसके माध्यम से एडहॉक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए जा सकते थे। और एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि जिस समय हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, शोध संस्थान बन रहे थे, उसी समय इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, जो फिलीपींस में हुई, और दूसरा था सिमिट, जो गेहूं और मक्का के ऊपर शोध के लिए काम करता था, वो मेक्सिको में बना था। मैं बता दूं आपको कि
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रथम प्रस्ताव भारत में था, जहाँ पर आज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक का है, वहीं पर इस संस्थान को बनना था। किंतु जैसा हमारे देश में होता है, इससे संस्थान के बनाने की जो फाइल थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट राज्य सरकार के तक फाइलों में दबी रही, और उसमें इतना समय लगा कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाने वाले जो प्रस्ताव दिया गया था, उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस कर लिया। और देखते ही देखते फिलीपींस सरकार ने लोस बानोस में संस्थान बनाने के लिए पूरी ज़मीन दे दी, उनकी सारी शर्तें मान ली, और वो संस्थान फिलीपींस में बना। अन्यथा ये संस्थान हमारे देश में कटक के पास बना होता। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट थे, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्रिप का प्रोजेक्ट, एसयूज़ की स्थापना, नेशनल सीड प्रोजेक्ट, NARP के प्रोजेक्ट, सेस फंड, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये इतने सब डेवलपमेंट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे रिसर्च को लेकर के, जिस कारण, और ये सब हमारे देश में पहले से ही थे। इसलिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बहुत जल्दी फ़ायदा उठाया था। मित्रों, इस बैकग्राउंड को आप ध्यान में रखें और फिर आप फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें। मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिसएडवांटेज NDUT। उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? पहली बात कि NDUT came 15 years later। फर्स्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पंतर में 1960 में बनी थी, और फैज़ाबाद की यूनिवर्सिटी 1975 में बनी, 15 साल पीछे। इसके माने हर माने में यह क्षेत्र, ये यूनिवर्सिटी 15 साल पीछे रही। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो था अर्ली 4-5 years 6 years वेयर एक्चुअली वेस्टेड, क्योंकि ये यही नहीं तय हो पा रहा था कि विश्वविद्यालय मसौदा बने या कुमारगंज में बने। सबसे पहले जो रंधावा कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि इसको मसौदा में बनाया जाए, और बाद में जब स्वामीनाथन कमेटी बनी तो उन्होंने इसको कुमारगंज में बनाने की बात की, और वही बाद में मान्य हुआ। 1974 में इस विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। 1975 में फर्स्ट वाइस चांसलर आए। 1977 में डॉक्टर कीर्ति सिंह डीन बन करके आए। 1978 में पढ़ाई शुरू हुई, मतलब 4 साल बाद पढ़ाई शुरू हुई, और 1980 में यह विश्वविद्यालय फैज़ाबाद से कुमारगंज को शिफ्ट हुआ। तो 5 साल तो ये ऐसे ही बीत गए, जिसमें शिक्षण का काम तो शुरू हो गया था, पर रिसर्च के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया था। एक दूसरी बात जो थी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यूनिवर्सिटी का जो था वो था लोकेशन। लोकेशनल डिसएडवांटेज ने अच्छे क्वालिफाइड लोगों को शुरुआत के दौर में यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर न पानी था, न बिजली थी, न रहने की जगह थी, न बच्चों की पढ़ाई का कोई था, न मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो लुधियाना में काम कर रहा हो, पंतनगर में काम कर रहा हो, IRI में काम कर रहा हो, वो भला फैज़ाबाद में क्यों आता, कैसे आता? परिणाम क्या हुआ? शुरुआती दर में ऐसे लोग यहाँ पर आए, मुझे माफ़ करें अगर मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ तो, पर सत्य ही शुरुआती दर में वही लोग यहाँ पर आए जिनका बाहर कोई फ्यूचर नहीं था, जिनको और उनकी तरक्की कोई फ्यूचर था ही नहीं, और साथ ही वो लोकल थे। उन्होंने सोचा ठीक है, बाकी के समय आराम से यहाँ पर बीत जाएगा, मतलब वो समय बिताने के लिए यहाँ आए थे। और चूंकि लोकल थे, शुरुआती दौर में बहुत काम भी नहीं था, तो पॉलिटिक्स बहुत थी, जात पात धर्म अगड़ा पिछड़ा, इसी तरह की वेरी विशिएटेड एटमॉस्फियर। वहाँ का एकेडमिक एटमॉस्फियर वाज हाईली विशिएटेड। दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ ट्रू। और मैं आपको बताऊँ, मैं तमाम आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो वहाँ आए उनका कैलिबर क्या था, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर भी मैं एक प्रोफेसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए थे, वो किसी बात को लेकर अपने एक एसोसिएट प्रोफेसर से नाराज हो गए। कहते हैं जब हिंदुस्तानी नाराज होता है
पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी, तो अंग्रेजी में गाली देता है। उनको शौक चढ़ा एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन कॉल करने का। उन्होंने अंग्रेजी में उसको पत्र लिखा, 4 लाइनों का पत्र लिखा, और उसमें 6 से 8 गलतियां थीं। वो एसोसिएट प्रोफेसर स्मार्ट था, उसने देखा कि कई शब्द तो किसी डिक्शनरी में भी नहीं थे। उसने RIO करके, मतलब रिटर्न इन ओरिजिनल करके, उस पर लिखा कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेनी ऑफ द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन। योर होल लेटर डजंट मेक आउट एनीथिंग एंड देयरफॉर आई एम अनेबल टू रिप्लाई योर लेटर। और उसको लौटा दिया। जब उनके ऑफिस में गया, उसको उन्होंने देखा तो आग बबूला हो गया। उन्होंने अपने टाइपिस्ट को बुलाया, उन्होंने कहा भाई तुमने ये क्या किया? तो टाइपिस्ट ने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई आपने डिक्टेशन थोड़े दिया था, आपने तो लिख, उसने कागज दिखा दिया कि आपने तो ये लिख कर दिया था, वही मैंने टाइप किया है। फिर उससे बहुत गुस्से में हुए, उसको बाहर निकाल दिया और इसके बाद उस लेटर को फाड़ करके फेंक दिया। अब उनकी दोबारा उस एसोसिएट प्रोफेसर को एक्सप्लेनेशन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने उस समय के कुलपति डॉक्टर कीर्ति सिंह से ये बात करके परमिशन ले लिया था कि जब MSc PhD का थीसिस वाइवा होगा तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसमें जाके बैठूंगा। मैं कई विभागों के, प्लांट ब्रीडिंग के, एग्रोनॉमी के, इकोनॉमिक्स के विभागों में ऐसे इंटरव्यू में बैठा, मतलब ये जो थीसिस का जो एग्जामिनेशन होता उसमें बैठा। एक केस में ऐसा था कि एक एक्सपर्ट ने जो रिकमेंडेशन भेजी थी वो बहुत मज़ेदार थी। उसने लिखा कि दिस वर्क इज़ नॉट वर्थ रिकमेंडिंग फॉर द डिग्री, but still I recommend it because I find that this is not the mistake of the student, this is the mistake of the guide. और उसने लिखा कि I very strongly recommend that this guide be debarred for guiding MSc and PhD students in future. Debarred, this is the word he wrote. This was the caliber of our teachers and professors that time. I can tell you many such stories, but समय को देखते हुए मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। एक वहाँ के लोगों के बारे में मैं 2 शब्द प्रयोग करूंगा, लेथार्जी एंड लैकाडाइसिकल बिहेवियर। जो लोग वहाँ थे भी, एक तो बहुत कम लोग थे, बट जो थे भी उनके पास कोई काम नहीं था, बस इधर उधर घुमा करते, चाय पानी पिया करते, गप मारते, पॉलिटिक्स करते। शायद उनका दोस्त भी नहीं था क्योंकि उनसे कोई काम लेने वाला नहीं था। मैं खुद अपने विभाग के बारे में बताता हूँ। टेक्निकल स्टाफ तो बहुत कम था, लेकिन क्लरिकल स्टाफ पूरा था, AA से लेकर अकाउंट ऑफिसर से लेकर, और 4 तो टाइपिस्ट थे। 4 टाइपिस्ट में 2 स्टेनो टाइपिस्ट थे, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। मैंने अब 4 टाइपिस्ट के लिए रोज़ का इतना काम कहाँ था, वो भी शुरुआती दौर में मेरे पास भी कोई काम नहीं था। मैंने कहा पहले ही दिन अपने अंग्रेजी के स्टेनो टाइपिस्ट को बुलाया, उसको डिक्टेशन दिया। मैंने सोचा एक लेटर लिख दूँ, लोगों को, अपने मित्रों को बता दूँ कि हम फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। जब मैं डिक्टेशन देने लगा तो मैंने देखा कि वो शॉर्ट हैंड की बजाय लॉन्ग हैंड में लिख रहा है। मैंने उससे पूछा भाई आप तो स्टेनो टाइपिस्ट हो, स्टेनो टाइपिस्ट की तनख्वाह पाते हो और लिख रहे हो लॉन्ग हैंड में। उसने कहा सर मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ 7 साल से हूँ और 7 साल में आज तक किसी एक आदमी ने भी एक भी डिक्टेशन मुझे नहीं दिया। तो मुझे जो भी कुछ भी स्टेनो, मुझे जो शॉर्ट हैंड राइटिंग आती थी मुझे भूल गई है। पर मैं साहब, उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में वो सीख लूँगा और मैं डिक्टेशन ले लूँगा। और निसंदेह ही वॉज वेरी स्मार्ट, और उसने हफ्ते 10 दिन में अच्छा डिक्टेशन देने लगा। उसका नाम सुजात खान है, शायद सब लोग जानते हों। बहुत ही स्मार्ट लड़का था, बहुत। इसी तरह से हिंदी में SK वर्मा था, वो भी अच्छा था, टाइपिस्ट अच्छा था, पर उसको भी स्टेनो शॉर्ट हैंड राइटिंग भूल गई थी, उसको भी सीखना पड़ा। दूसरा ये था कि मेरे दिमाग में आया कि इनको कैसे बिजी रखा जाए। मैं देर रात तक बैठ करके
लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखा करता था और सुबह जा कर के इनको दे देता था टाइप करने के लिए। एक मुझे आज भी याद, मैंने एक आर्टिकल लिखा था पूर्वांचल में खेती की समस्याएं एवं संभावनाएं। उस आर्टिकल को कई लोगों ने पढ़ा और उन्होंने ये राय दिया कि क्यों न इसे अखबार में भेज दिया जाए। खैर वो दैनिक जागरण को क्या है वो जनसत्ता को उसको दे दिया गया और वो दूसरे दिन अखबार में आ गया और वो एक तरह से चर्चा का विषय बन गया। सब लोग बातें करने लगे कि यहाँ कोई डायरेक्टर रिसर्च आया है और उसकी पूर्वांचल की खेती के बारे में किस तरह की सोच है, और लोगों को उम्मीद बंधी कि फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च का कोई दिशा निर्देश अवश्य मिलेगा। और ये काम मैंने वहीं रोका नहीं, करीब हर हफ्ते 10वें दिन एक आर्टिकल हमारा ज़रूर निकलता। पूर्वांचल के बारे में तमाम ऐसी बातें थी जो मैं बचपन से जानता था, उसके बारे में लिखना शुरू किया। देखिए वेजिटेबल्स को ही देख लीजिए आप अगर बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया के आसपास देखें तो गोभी की खेती, लाल मिर्च की खेती, परवल की खेती। पूर्वांचल में खुद फैज़ाबाद में सीड प्रोडक्शन और सीड ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। एनिमल हस्बेंड्री में गंगा तीरी एक मशहूर ब्रीड थी। मैं इन सब के बारे में लिखता, लंबे लंबे आर्टिकल, और वो छपते। इन आर्टिकल्स का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। लोगों की इमेज जो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थी वो बदलने लगी। लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। उसी समय यहाँ पर किसान मेला लगा और किसान मेले में मैंने जो वक्तव्य दिया वो वक्तव्य भी बहुत चर्चा का विषय बना, क्योंकि मैंने देखा था कि यूनिवर्सिटी को चलते 10 साल हो गया था और 10 साल में यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं पहुंची थी, जबकि पूरे देश में हरित क्रांति के बारे में सब जगह चर्चा थी, पर हमारे पूर्वांचल में इसका कहीं भी कोई असर नहीं था। तो मैंने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि हरित क्रांति का डोला जो पंजाब, हरियाणा से चलते चलते पश्चिम यूपी में आया था, वो वहीं आकर रुक गया और हमारे पूर्वांचल के किसान कुंवारे रह गए, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं। और हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि जो हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी है वो पूर्वांचल की तरफ पहुँचाया जाए, और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध हुआ और सब लोग इसके बारे में बातें करने लगे। खूब अखबारों में इसके बारे में आया। इस तरह से जो मैं बात कहना चाहता हूँ ये है कि धीरे धीरे जो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी की जो इमेज थी उसमें थोड़ा सुधार होना शुरू किया। मुझे याद आता है 2 और बहुत बड़े अवसर मिले थे जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे आने के थोड़े दिनों बाद ही रीजनल कमेटी नंबर 4 की मीटिंग पटना में थी। पूरे देश में कई रीजनल कमेटी बनी हुई हैं जिसमें उस क्षेत्र के यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रदेश सरकार और ICR मिल कर के मीटिंग करते हैं, और वो उसका उद्देश्य होता है आइडेंटिफाई द गैप्स इन रिसर्च, इन टीचिंग, इन ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाया जाए। तो रीजनल कमेटी नंबर 4 की मीटिंग पटना में होने वाली थी। डॉक्टर कीर्ति सिंह ने कहा कि कोई हमारे विश्वविद्यालय का कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तुम ही जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेना, अगर मौका मिलेगा तो कुछ 2-4 मिनट बोल देना। तो ये जब मुझे उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिमाग में आई कि वहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सभी लोग रहेंगे। देश भर के जो ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो रहेंगे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी रहेंगे।
तो मैंने एक 15 मिनट का लेक्चर, बहुत ही बढ़िया लेक्चर तैयार किया। बहुत मेहनत से मैंने लेक्चर तैयार किया और मेरे दिमाग में यही था कि एक ऐसा, इस तरह का एक खाका प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर कि सबका ध्यान फैजाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाए। ये इमोशनल लेक्चर था पूर्वांचल की खेती के बारे में, पूर्वांचल के किसानों के बारे में, पूर्वांचल की दशा के बारे में, यूनिवर्सिटी की दशा के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया गया 15 मिनट का लेक्चर था। जब मैंने वहाँ लेक्चर देना शुरू किया तो 2-4 मिनट के बाद ही पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सब लोग सुनने लगे। लग रहा था जैसे मैं कोई कहानी कह रहा हूँ, चित्र खींच रहा हूँ। और हमारे लेक्चर के बाद उस समय एक समरपाल सिंह अलीगढ़ के रहने वाले थे, जो ICR के बोर्ड पर थे। वो किसान थे, वो खड़े हुए और उन्होंने बड़ी हमारी तारीफ़ की और कहा कि मैं पहली बार, मैं इतनी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ ICR की कोऑर्डिनेटेड कमेटी की, ये रीजनल कमेटी की मीटिंग, लेकिन एक पहली बार मैंने एक डायरेक्टर रिसर्च को अपने क्षेत्र का इस तरह का खाका खींचते हुए देखा है। पहली बार मैंने एक डायरेक्टर रिसर्च को देखा है जिसने किसानों के दर्द को समझा है और उनकी एक एक रग को पहचान कर हमारे सामने उसकी बात की है। इसके बाद डॉक्टर NS रंधावा, जो उस समय ICR के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी मेरी बड़ी तारीफ़ की और इस बात को आश्वासन दिया कि फ्यूचर में हम लोग फैजाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ का शोध इतना मजबूत बने कि पूर्वांचल की समस्याओं का समाधान हो सके। ये मेरे लिए और ख़ासतौर से फैजाबाद विश्वविद्यालय के लिए इमेज बिल्डिंग का एक पहला बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि इससे एक ही मीटिंग से पूरे देश में फैजाबाद यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर हो गया और सब लोग इसकी बातें करने लगे थे। एक इसी तरह का मौका हमारे फैजाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मिला। वो था कि ऑल इंडिया राइस वर्कर्स की वर्कशॉप होनी थी और मैंने उसकी जिम्मेदारी ली थी कि मैं फैजाबाद में इसका वर्कशॉप कराऊंगा। फैजाबाद में जब मैंने इस बात को बताई तो हमारे साथ के रहने के लोग, सब लोग बहुत ही आश्चर्य में थे कि यहाँ कोई सुविधा है नहीं, रहने की सुविधा नहीं है, अभी पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह पर करीब 450-500 लोगों को होस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने डॉक्टर कीर्ति सिंह से मिलकर, उस समय के जो डायरेक्टर वर्क से उनसे मिलकर, जो मकान लगभग बन चुके थे उनको सबको फर्निश कराकर, तैयार करा करके सबके रहने की व्यवस्था की। और उस समय फार्मर्स हॉस्टल पहले बन ही चुका था। जो विदेशी लोग आए थे उनको फैजाबाद में रखा गया। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमने लखनऊ से एक टीम बुलवाई थी। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। लोगों को फैजाबाद, अयोध्या दिखलाया गया, कुछ लोगों को घाघरा घाट ले जा गया। ये इतनी सक्सेसफुल मीटिंग रही कि उसके कई सालों बाद तक लोग जब भी मिलते थे कि जिस तरह की मीटिंग फैजाबाद में कराई गई थी, जिस तरह का वर्कशॉप बैठक फैजाबाद में हुई थी, उस तरह की मीटिंग और कहीं नहीं हुई। ये बहुत ही अगेन एक इतनी बड़ी बात थी जिसका असर ICR के ऊपर तो पड़ा ही, सबसे ज़्यादा असर इस बात का IRRI के वैज्ञानिकों के ऊपर पड़ा। IRRI के वैज्ञानिक करीब 12-13 लोग आए थे और उनको इस बात का आभास हो गया था कि अगर फैजाबाद यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम किया जाए तो यूनिवर्सिटी अवश्य डिलीवर कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि थोड़े दिनों बाद ही हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से बड़े पैमाने पर कोलैबोरेशन शुरू हो गया। सबसे पहले वहाँ पर एक फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का फूड फाउंडेशन सपोर्टेड प्रोजेक्ट आया और IRRI से जो कोऑर्डिनेटर थे वो डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह थे।
वो प्रोजेक्ट हम लोग का इस माने में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट रहा कि वो पहली बार हम अपने वैज्ञानिकों को गाँव तक ले जा सके। वैज्ञानिकों के माध्यम से ही हमने प्रॉब्लम्स को का आइडेंटिफिकेशन करवाया और उन्हीं के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स के आधार पर हमने प्रोजेक्ट्स बनवाए, प्रोग्राम बनवाए और कार्यक्रम शुरू किया गया। और उस समय तमाम फार्मर्स पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग, फार्म ऑन फार्म एक्सपेरिमेंट्स की ट्रेनिंग, डायग्नोस्टिक सर्वे की ट्रेनिंग, तमाम तरह की ट्रेनिंग्स की गई, जिससे हमारे जो वैज्ञानिक थे वो बहुत कुछ सीख सके कि किस तरह से फार्मर्स फील्ड पर रिसर्च करना है, ट्रायल्स करने हैं और उनका किस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है। उसके थोड़े दिनों बाद फिर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया जो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड था और उसमें एग्रानमी डिपार्टमेंट के डॉक्टर DS यादव, डॉक्टर जी सिंह वगैरह लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फिर एक अन्य बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंसोर्टियम का था। उस कंसोर्टियम की एक्चुअली बात ये थी कि 1980s तक इंटरनेशनल राइस रिसर्च का पूरा ध्यान इरिगेटेड राइस के ऊपर था, पर चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया धान का इलाका रेनफेड एग्रीकल्चर था, तो 1984-85 के बाद उन्होंने रेनफेड एग्रीकल्चर को भी अपने ध्यान में लिया और सबसे पहले एक बैठक फिलीपींस में बुलाई गई थी, जिसमें चार पांच कंट्री के डायरेक्टर रिसर्च वगैरह आए थे। मैं वहाँ गया था, मैंने बल्कि एक मीटिंग का मैंने को चेयर भी किया था। मुझे याद है कि एक भारतीय मूल के बंगाली जो अमेरिकन हो गए थे, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, और जब मैंने संबोधन में उनका नाम डॉक्टर D दत्ता बोला तो उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया और बड़े अंग्रेजी ढंग से उन्होंने अपना नाम डेदाता बताया, ये कहकर कि मेरा नाम D दत्ता नहीं है। मुझे याद है, तो सब लोग हंस पड़े थे उस बात को लेकर के। तो वो रेनफेड लोलैंड कंसोर्टियम का, बल्कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा 3 साल तक, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, जिससे रेनफेड लोलैंड की डीप वाटर की तमाम प्रजातियाँ निकली। इसमें हमारे JL द्विवेदी, डॉक्टर VN सिंह वगैरह ने बहुत ही अच्छा काम किया, नई प्रजातियाँ निकाली। इसके बाद इसी प्रोजेक्ट से संबंधित एक और प्रोजेक्ट आया था, वो था सबमर्जेंस टॉलरेंस के ऊपर। इसमें मोड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी, जिसमें फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट सम्मिलित हुआ। डॉक्टर BB सिंह उसके साथ काम करने के लिए PC राम और अशोक सिंह, ये सब इनकी टीम थी। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था, डॉक्टर सुरापांग एक इरी के साइंटिस्ट थे, उनके नेतृत्व में वो प्रोजेक्ट था फार्मर्स पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग। ये किसानों के साथ मिलकर के ब्रीडिंग का प्रोग्राम करना था। ये बहुत ही नई अप्रोच थी और इसी अप्रोच के तहत एक वैरायटी निकली सहभागी धान, जो आज भी बहुत ही प्रचलित है और किसानों में बहुत प्रिय है। इसी तरह से आगे चल के फिर राइस फीड सिस्टम का प्रोजेक्ट आया, तमाम इरी के प्रोजेक्ट्स आए। और सबसे बड़ी बात जो हुई थी वो ये था कि हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी राइस साइंटिस्ट थे, चाहे वो ब्रीडिंग में थे, चाहे वो एग्रानमी थे, इंटरमोलॉजी में थे, पैथोलॉजी थे, सब किसी न किसी ट्रेनिंग में, किसी न किसी वर्कशॉप में, सेमिनार में इरी गए, या इरी ने जो ऐसी वर्कशॉप वगैरह दूसरे देशों में गई, वहाँ गए और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कहने का मतलब है कि हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम इरी के साथ बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ और शायद इसी के आधार पर हम लोग को और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले थे। जैसे ILSEED में 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे, इंडो स्वीडिश कोलाब्रेशन में और एक इंडो कैनेडियन कोलाब्रेशन में, जिसके इंचार्ज डॉक्टर YS चौहान थे और बहुत अच्छा काम हुआ। इसमें भी कई लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे। मित्रों, एक जो मेरे आने के बाद जो सबसे पहली प्रोजेक्ट जो मैंने और ध्यान में लिया था वो था नेशनल सीड प्रोजेक्ट। मैंने बताया कि नेशनल सीड प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और इसको टर्न की बेसिस पर वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट था। इसका
इसमें एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट बनना था। जब मैं फार्म विजिट पर गया, मैंने देखा कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट केवल नींव भरी गई है और 2 फुट ऊपर तैयार होकर के वो बंद पड़ा है और काम बंद हो गया। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये काम बंद क्यों हुआ है, तो वहाँ कोई बता नहीं पाया। उन्होंने कहा कि शायद कंट्रैक्टर से इनका झगड़ा हो गया है, इसलिए ये काम बंद हो गया है। दूसरा, मैंने ये देखा कि थोड़ी दूरी पर मैदान में बहुत सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट, मशीनरीज रखी हुई हैं, और वो मशीनरीज ऐसी थी जिनको मैंने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में देखी है, जहाँ बड़े बड़े फार्म्स हैं। वो मशीनरीज हमारे यहाँ काम में आ ही नहीं सकती थी। मैंने पूछा कि ये मशीनरीज यहाँ ये क्यों हमारे लिए आई गई, तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं खैर ऑफिस में लौट कर आया तो मैंने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को एक बहुत सख्त लेटर लिखा और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप तुरंत एक बैठक बुलाइए, क्योंकि मैं अपने यहाँ के नेशनल सीड प्रोजेक्ट बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने डेट दी, मैं वहाँ गया और मैंने बहुत ही फ्रैंक शब्दों में और बहुत ही रूडली उनसे बात की, और मैंने कहा कि पूरे देश में नेशनल सीड प्रोजेक्ट कितने पहले से चल रहा है, वहाँ का सीड प्रोसेसिंग काम कर रहा है, और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि आपने इस काम को पूरा नहीं किया है, जबकि पूरा पैसा आपको डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट आपको मिल चुका है। कर वहाँ एक इंजीनियर वीपी सिंह थे, उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा और कहा हाँ ये हमारी गलती है, पर उन्होंने हमें वादा किया कि हम 1 हफ्ते के भीतर अपनी कुछ टीम भेजेंगे और जो भी आपके वहाँ मशीनरी जो काम की नहीं है उनको आप बताइए कि हम उनको लौटा लेंगे और उनका जितना पैसा हम आपको नेशनल सीड प्रोजेक्ट में दे देंगे। दूसरा, उन्होंने वादा किया कि हम 3 महीने के भीतर आपका नेशनल सीड जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है उसको बना करके, तैयार करके, मशीनें लगा करके और उनको चला करके आपको दिखा देंगे। हम चले आए साहब, और वादे के अनुसार उन्होंने अपना वादा निभाया। 4-5 दिन के भीतर उनकी टीम आई और वो तमाम इक्विपमेंट जो यहाँ काम में नहीं आने वाले थे उनको उठा करके ले गए, और इसी तरह से 3 साल के भीतर ही उन्होंने हमारे सीड प्रोसेसिंग प्लांट को बना के तैयार कर दिया, मशीनें लगा दी और उनको चला करके दिखा भी दिया, और हमारे कुछ जो उससे जुड़े वैज्ञानिक थे उनको उनकी ट्रेनिंग भी दे दी। जब वो बन गया तो मैंने डॉक्टर कीर्ति सिंह से कहा कि इसके इनाग्रेशन के लिए हमें डॉक्टर NS रंधावा को DG को बुलाना चाहिए। डॉक्टर कीर्ति सिंह तैयार हो गए, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लेकर के मैं दिल्ली गया, रंधावा साहब से मिला और वो सहज तैयार हो गए। और जिस दिन वो उसका इनाग्रेशन था वहाँ आए, बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, फैजाबाद से लोग थे, पत्रकार लोग थे। ये बहुत बड़ी घटना थी एक तरह से हमारे लिए। मैंने उनके स्वागत भाषण में 2-3 बातें कही थी। मैंने कहा, सर हमारा नेशनल सीड प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज जहाँ पूरे दूसरे विश्वविद्यालयों में पहले ही पूरा हो चुका है, हमारे यहाँ देर हो जाने के कारण पूरा है और दूसरा फेज अभी शुरू नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक स्पेशल परमिशन के तहत हमको दोनों फेज लागू करने की सुविधा प्रदान करें ताकि हम इस परियोजना का पूरा लाभ उठा सकें। दूसरा हमारा निवेदन ये था कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, उसका भी फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका था। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दूसरा फेज शुरू हुआ था और हमारे विश्वविद्यालय में फर्स्ट फेज का एक छोटा सा पार्ट ही आ पाया था और बाकी कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा, सर इसकी भी हमको परमिशन दें, क्योंकि NARP प्रोजेक्ट अगर नहीं चलेगा तो हमारे विश्वविद्यालय में शोध की स्थापना हो ही नहीं सकती है। और तीसरी हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि जितने भी एग्री प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट निदेशक को आप ये इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि जितने भी पूर्वांचल को देखते हुए जितनी भी ज़रूरी परियोजनाएं हैं उनका एक सेंटर हमारे यूनिवर्सिटी में खोल दिया जाए। ये बड़ी खुशी की बात थी कि डॉक्टर रंधावा ने वहाँ सबके बीच में ये प्रॉमिस किया, ये तीनों चीज़ें आपकी पूरी की जाएंगी और आपकी यूनिवर्सिटी को पूरी मदद की जाएगी, और उन्होंने ये वादा निभाया। थोड़े ही दिनों में जो नेशनल सीड प्रोजेक्ट का जितना पैसा था हमारे यहाँ आ गया। हम लोगों ने जो फार्म डेवलपमेंट का जो काम अधूरा पड़ा था उसको पूरा किया। इसके साथ सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की स्थापना की और
एक जो सबसे बड़ी समस्या फार्म मैनेजमेंट में सीड प्रोडक्शन की थी वो थी कि जब भी सीज़न शुरू होता शिकायत आने लगती कि हमारे ट्रैक्टर्स ख़राब हैं, हमारी मशीनरीज ख़राब हैं, हमारी जीप और गाड़ियाँ ख़राब हैं। मैं इससे बहुत परेशान था। एक दिन मैं इसकी चर्चा अपने ऑफिस में कर रहा था तो हमारे साथ इंजीनियर RD सिंह बैठे थे। वो हमारे NARP प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे। इंजीनियर साहब ने कहा कि सर क्यों ना हम अपनी खुद की एक वर्कशॉप खोल लें। होता क्या था कि फैज़ाबाद में वो वर्कशॉप थी, हमारे यहाँ के ड्राइवर और लोग फार्म मैनेजर वहाँ से मिले हुए थे। वो अपने ट्रैक्टर्स ख़राब हो ना ख़राब हो वहाँ भेज देते, हफ्तों महीनों पड़ा रहता और वो अपनी मनमाने ढंग से उसका रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा चार्ज करता और ये लोग आपस में बांट लेते। काम का नुकसान होता ही, पैसा भी खर्च होता। खैर इंजीनियर RD सिंह ने कहा कि मैं वर्कशॉप बनाने को तैयार हूँ, अगर आप हमको मदद दें तो मैं कर सकता हूँ और इसको चला सकता हूँ। फिर क्या था, उसके लिए एक बड़े हॉल की ज़रूरत थी। हमने हॉल बनवाया और फिर जो हॉल में तमाम मशीनें होती हैं जैसे लेथ की मशीन थे, वेल्डिंग मशीन्स या और जितनी भी चीज़ें थी हमने बनवाई। और RD सिंह ने फार्म पर जो काम कर रहे जो मिस्त्री थे, जो ड्राइवर्स थे, उनमें से जो टेक्नीशियन थे, अच्छे टेक्नीशियन थे, उनका सिलेक्शन किया और उन्होंने वर्कशॉप शुरू किया। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब हमारे सारे ट्रैक्टर्स वहीं बन जाते, हमारी जीप वहीं बन जाती, हमारी एक मिनी बस थी वहीं बन जाती, हमारा ट्रैक्टर था वो भी वहीं बन जाता। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। और जब हमारा सीड प्रोडक्शन का काम बढ़ने लगा तो हमने क्या किया कि उसको 3 शिफ्ट में सीड प्रोसेसिंग चलाने के लिए आदेश दे दिया और जो हमारे जो स्टाफ था उनको 3 शिफ्ट में बांट दिया। जब 3 शिफ्ट में काम करने की बात आई तो वहाँ के लोग उखड़ गए और कुछ लोग मिल करके हमारे ऑफिस में आ गए हमसे बात करने के लिए। हमारे जो अकाउंट ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि सीड प्रोसेसिंग को लेकर कुछ लोग नाराज़ हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा ले आई, बुलाई उनको। आए, हमने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा यहाँ सब लोग तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं और हम लोग रात में भी काम करें, दिन में भी काम करें, कोई हम लोग को अलग से तनख्वाह थोड़ी मिलती है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे बड़ा दुख। मैंने कहा देखिए आपका अपॉइंटमेंट इसी प्रोजेक्ट में है और ये प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसमें सीड प्रोडक्शन कमर्शियल बेसिस पर सीड प्रोडक्शन करना है और अगर समय से बीज की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी तो बीज बेकार हो जाएगा, वो ग्रेन की तरह से बिक जाएगा, उसमें नुकसान होगा। उसका नुकसान कौन भरेगा? तो जिस तरह से आपकी ड्यूटी लगी है आपको उसी तरह से ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं तो आप मुझको लिख करके दे दीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। खैर वो लोग वहाँ से चले गए और वो जान गए कि उनको काम करना पड़ेगा। तो 3-3 शिफ्ट में काम वहाँ शुरू हुआ और नतीजा क्या हुआ कि फिर समय से हमारा सीड प्रोसेस होने लगा। सीड हम इतना प्रोसेस करने लगे कि अब विभाग के लोग भी कई बार पूरा बीज नहीं उठा पाते थे। इससे हमें परेशानी हुई कि हमारा सीड अगर बिकेगा नहीं तो पैसा कैसे आएगा। मुझे पता चला कि बिहार में सीड की बहुत कमी है। मैंने वहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात की, वो तैयार हो गए। फिर मैं हर साल 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक जैसा वो कहते थे मैं उनको बीज भेजने लगा और इस तरह से हमारे सीड प्रोसेसिंग प्लांट का और सीड प्रोडक्शन काम बड़ी तेज़ी से चलने लगा। मित्रों, जो दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट थी वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की थी। इसमें कमी क्या थी? कमी ये थी कि हमारे जो एरिया में 3 जोन थे, ईस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन और विंध्य जोन, उनकी रिपोर्ट ही नहीं गई थी। और जब तक आप रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तब तक आपको इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं मिल सकता था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने डॉक्टर BB सिंह को बुलाया। BB सिंह को जबलपुर का ये प्रोजेक्ट जोनल रिसर्च रिपोर्ट बनाने की एक्सपीरियंस था। उनको और उनके साथ कुछ लोगों को लगाया, उन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, उसको प्रिंट कराया गया, उसको मैंने ICR में भेजा। वहाँ पर डॉक्टर SB घोष हमारे मित्र थे, उस समय ADG नाब थे। उन्होंने तुरंत दोनों फेज का पैसा रिलीज़ कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमारे विभाग में डायरेक्टर रिसर्च के अलावा फिर डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च की पोस्टिंग हुई
असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की पोस्टिंग हुई, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की पोस्टिंग हुई, एडिटर की पोस्टिंग हुई और तमाम और लोगों की पोस्टिंग हुई। साथ ही मैंने इसी पैसे से फिर एक कंप्यूटर सेल बनाया जिसमें हमने आधा दर्जन कंप्यूटर मंगवाए, 2-3 लोगों की ट्रेनिंग करवाई और डॉक्टर सुनील त्यागी के नेतृत्व में मैंने कंप्यूटर सेल का काम शुरू किया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था हमारे रिसर्च का, इसको होना बहुत ज़रूरी था। मित्रों, इस प्रोजेक्ट के अंडर फिर जोनल रिसर्च स्टेशन बने, टेस्टिंग सेंटर्स बने और उन जोनल रिसर्च स्टेशन पर सब तरह की सुविधाएं बनी। वहाँ पर रहने की व्यवस्था हुई। वहाँ पर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, घाघरा घाट रिसर्च स्टेशन पर वहाँ पर रहने के लिए, सबके रहने के लिए मकान बने, वहाँ ऑफिसेज बने, वहाँ पर 2-2 ट्यूबवेल बने, पक्की नालियाँ बनी, लो लैंड की टेस्टिंग के लिए वहाँ पर पॉन्ड्स बनाए गए। और फिर स्टाफ देखिए आप, पूरा एग्रानमी का टीम था वहाँ पर, पैथोलॉजी की टीम थी, एंटोमोलॉजी की टीम थी, प्लांट ब्रीडिंग की टीम थी, फार्म मैनेजमेंट की टीम थी। करीब 49 लोग वहाँ पर काम करते थे। ये बहुत ही बढ़िया रिसर्च स्टेशन। इसी तरह की व्यवस्था हमने गाजीपुर में की, वहाँ मिर्ज़ापुर में की, बहराइच में की, बसरू में की। मतलब सारे रिसर्च स्टेशन फंक्शनल हो गए, वहाँ पर रिसर्च होने लगी। रिसर्च के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का काम हुआ। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी में सीड प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा और हजारों क्विंटल सीड प्रोड्यूस होने लगे। अब मैं जो तीसरा जो कंपोनेंट था वो था एक्रिप का, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्लान। जिस समय मैंने 1985 में ज्वाइन किया था, उस समय देश में लगभग 60 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स वेर ऑलरेडी ऑपरेशनल। और हमारी यूनिवर्सिटी में क्या था, एक राइस पर एक मेन सेंटर था, मक्के पर और जूट पर 2 सब सेंटर थे। पर दिन हम लोगों की ने इसमें भाग दौड़ की, मेहनत की। चूँकि ICR में हम लोग का अच्छा एक संबंध बन गया था, जितने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से उनका हम लोगों का संबंध था, इसलिए हम लोगों को जल्दी ही बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स मिल गए। राइस के अलावा वीट में, फिर ऑयल सीड में, पल्सेज में, आप ये वेजिटेबल्स में देखिए, हार्टिकल्चर में देखिए, एग्रोनॉमी में देखिए आप, और ड्राई लैंड इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में देखिए, सब में हमारे पास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स आ गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे एग्रानमी लीजिए। एग्रानमी में पहले ECF एक प्रोजेक्ट चलता था, जो बाद में राइस फीड क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे यहाँ। राइस फीड क्रॉपिंग सिस्टम के साथ फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पाया। वियरा आइलैंड प्रोजेक्ट का एक सेंटर था यहाँ पर रेजिड्यू मैनेजमेंट का सेंटर था, वीज मैनेजमेंट का एक सेंटर था, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट था, माइक्रो इरिगेशन था। ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स थे। इसी तरह से आप देखिए, फिर जियोलॉजी में तमाम डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ गए और हमारे यहाँ का शोध का काम बहुत अच्छी तरह से बढ़िया से चलने लगा। और हमारे देश का नाम, हमारी विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में हर जगह पर इसकी चर्चा होने लगी थी। मित्रों, जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए तो इनको मैनेज करने के लिए भी हमने एक सिस्टम डेवलप किया। हमारे साथ शायद आप लोगों ने डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का नाम सुना होगा। वो एक इंटरनेशनल फेम के सोशल साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, अहमदाबाद में काम करते हैं। वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हमारे जेनेटिक्स में MSc में विद्यार्थी थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जेनेटिक्स का विद्यार्थी कन्वर्टेड इनटू ए वर्ल्ड रैंक सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपना एक वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ भेजा था मदद के लिए। उसका नाम डॉक्टर KC जान था। KC जान ने हमारी बड़ी मदद की। यहाँ पर जितने भी खासतौर से रिपोर्ट राइटिंग में, ये फील्ड जो एक्सपेरिमेंटेशन में, जो इस मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट, और उसी के सलाह पर हम उन्होंने एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS डेवलप किया। बातें थी
पहली फर्स्ट बात थी प्रोफाइलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स। मतलब हर स्कीम, हर प्रोजेक्ट्स या हर स्कीम में जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने एक फॉर्मेट डेवलप किया जिसमें उसका टाइटल था, उसका ऑब्जेक्टिव था, उसकी मेथडोलॉजी थी, उसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट्स थे और उसमें एक और कंपोनेंट था लास्ट में था लेसन्स लर्नड, मतलब उसमें आपने सीखा क्या। और इस फॉर्मेट को फिर हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन पर डॉक्यूमेंटेशन किया। तो कंप्यूटराइज्ड प्रोजेक्ट वॉज द सेकेंड स्टेप इन द MIS। और थर्ड जो स्टेप था वो था फील्ड विजिट एंड मॉनिटरिंग। उसके लिए मैं अक्सर तो मैं खुद ही जाया करता था, लेकिन हमारी एक्शंस में भी एक टीम अक्सर जो फार्म से वहाँ पर जाते और वहाँ पर जिस तरह से काम फील्ड पर हो रहा उसको देखते, जो कमियाँ होती हैं उसके बारे में बताते, जो अच्छाई है उसके बारे में बताते। इस तरह से उसके जो वर्क था उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होने लगा। वहाँ जो काम करने वाले थे वो भी अलर्ट रहते थे, क्योंकि कोई न कोई आ जाएगा यहाँ पर काम देखने के लिए। और फिर था डेटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, जो हर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें थी कि सीजनल रिसर्च रिव्यू मीटिंग। हर सीज़न में, रबी सीजन से पहले, खरीफ सीजन से पहले एक रिसर्च रिव्यू मीटिंग की जाती थी, जिसमें हर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाता था, सबके सामने उसका डिस्कशन होता था, उसमें जो चेंजेस की आवश्यकता होती थी, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती थी, लोगों का सजेशन होता था। और इस तरह से जो पिछले साल क्या हुआ है उसकी जानकारी मिलती थी और अगले साल क्या करना है उसका कार्यक्रम बनता था। मित्रों, इसको और भी कारगर बनाने की दृष्टि से मैं हर बार जब भी हमारे यहाँ सीजनल रिसर्च कमेटी की मीटिंग होती थी, मैं इरी से या बाहर से एक दो आदमी अवश्य बुलाता जी, क्योंकि उनके रहने से उसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी आ जाता थे। चाहे कई बार वीरेंद्र पाल सिंह आते थे, टिम सटर जो इरी से आते थे। एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था उसके कोऑर्डिनेटर थे, वो उसमें आते थे। डॉक्टर केसी जान थे, या कई बार डॉक्टर अनिल गुप्ता को बुलाते थे। इससे क्या हुआ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो प्रोग्राम था, वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता था और बहुत ही वेल डिफाइंड मेथडोलॉजी उसकी होती थी, जिससे अच्छे रिजल्ट भी आते थे। और आखिरी चीज़ जो आती है वो था पब्लिकेशन के लिए हमने एक NDVT जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी चालू किया था, जो साल में 2 बार पब्लिश होता था। और ये बहुत ही रेगुलर पब्लिश होता था, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, बाहर के लोग पब्लिकेशन दिया करते थे। तो इस तरह से हम एक रेगुलर रिसर्च मॉनिटरिंग, रिसर्च मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग किया करते थे। मैं रिसर्च के अलावा या रिसर्च के को सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों ने बना रखा था। जैसे कंप्यूटर सेल था, जिसमें कंप्यूटराइजेशन, डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत ही मददगार होता था। फील्ड मॉनिटरिंग टीम हमने बना रखी थी, जो जिसके लीडर डॉक्टर हरनाम सिंह थे। इसी तरह से डेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट राइटिंग की टीम थी, जिसके लीडर जो DDR थे उस समय वो थे, और इकोनॉमिक्स में जो काम करते थे BN सिंह थे। एक रिसर्च रिव्यू मॉनिटरिंग सेल था, जिसको मैं खुद देखता था, और साथ में हमारी और भी टीम हुआ करती थी। मित्रों, ये ब्रीफली मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया कि किस तरह से वहाँ पर रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ, कितनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आई, और किस तरह से वहाँ का रिसर्च का काम होने लगा। और पूरे देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि विश्व में भी हमारा विश्वविद्यालय लोग जानने लगे थे। पर हमारी जिम्मेदारी केवल रिसर्च तक ही सीमित नहीं थी। मैं जब फैजाबाद में यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन, 4000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने फैजाबाद यूनिवर्सिटी को दी हुई थी, और वो ज़मीन खाली पड़ी थी, बेकार पड़ी थी। मुश्किल से 10-12 एकड़ ज़मीन को ठीक करके वहाँ पर MES बनाया गया था,
2-4 एकड़ ज़मीन करके वो स्टूडेंट फार्म बनाया गया था, बाकी सब की सब ज़मीन खाली पड़ी थी। फिर वो ज़मीन कहाँ है कहाँ है किसी को पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक अमीन भी नौकरी करता है। तो मैंने अमीन को बुलवाया, वो नक्शा लेकर आया, उसने सारा मुझे बताया कि कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो था कि इन ज़मीनों को विकसित करने के लिए, इनकी बाउंड्री बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैंने डॉक्टर कीर्ति सिंह से बात की कि अगर कल को कोई असेंबली में ये सवाल उठा दे कि फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी को 4000 एकड़ ज़मीन दी गई थी, उस ज़मीन का क्या हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल तो सही है, पर सवाल ये है कि हम लोग पास पैसा तो है नहीं, तो हम इसका क्या कर सकते हैं। उनका भी जवाब सही था, पर मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रही कि कहीं न कहीं से पैसा आना चाहिए, ताकि जो हमारा ये पूरा वेस्ट लैंड है, 4000 एकड़ ज़मीन है, इसको हम सदुपयोग में ला सकें। संजोग की बात देखिए, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक हमारे जानने वाले मल साहब हमारे ऑफिस में आ गया। उन्होंने बताया कि वो इस समय फैजाबाद ज़िले में DDO हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। बड़ी देर तक बातें होती रही, चाय पानी हुआ। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो कहने लगे अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, हमारे पास बहुत सारा पैसा प्लांटेशन के लिए आया हुआ है, पर देखिए कि हमारे पास ज़मीन है ही नहीं है। सरकार हमसे प्रोग्रेस मांगती है और हम पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये अच्छी बात है, आपके पास पैसा है, आपके पास ज़मीन नहीं है। मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्यों न कुछ पैसा आप हमको दे दें और हम अपने यहाँ प्लांटेशन कराएं। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, हम संस्थान को पैसा नहीं देते हैं, ये पैसा पब्लिक लैंड पर प्लांटेशन करने के लिए है। तो मैंने कहा कि ये समझ लीजिए हमारा लैंड भी पब्लिक लैंड ही है, क्योंकि जब वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, खाली पड़ी हुई है, तो ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन थोड़ी हुई। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा है कि आप आइए, मैं आपको DM साहब से मिलवाता हूँ, अगर आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो हम आपको पैसा ज़रूर देंगे। मैं 2 दिन बाद साहब गया, उन्होंने मुझको DM साहब के पास ले गए, बातचीत हुई, मैंने DM साहब को बताया, तो DM साहब ने भी वही जवाब दिया कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते। मैंने कहा DM साहब एक बात देखिए, आप वेस्ट लैंड में प्लांटेशन लगा रहे हैं, बट वो वेस्ट लैंड की टेक्नोलॉजी तो कोई है नहीं, तो जितना आप पैसा लगा रहे हो पैसा वेस्ट होगा, उससे कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन अगर हमको पैसा देंगे तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, हम एक क्रॉपिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, जिसको अगर आप प्रमोट करेंगे, जिसके आधार पर अगर आप प्लांटेशन कराएंगे, तो आपके प्लांटेशन सक्सेसफुल होंगे और आपका भी नाम होगा, प्रदेश का भी नाम होगा। यह बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत, हमने कहा ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, और पहली बार में उन्होंने 9 लाख रुपया हमको दिया। 9 लाख रुपया दिया और हम लोगों ने काम शुरू किया। हमने 9 लाख रुपया दिया। अब काम करने की बात आई तो मैं ढूंढने लगा कि इसको करे कौन। सबसे पहले नेचुरली हमने डॉक्टर RK पाठक को, जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये प्रोजेक्ट आया है, आप इसको करिए। पाठक साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा सर जो पहले से ही हमारे पास इतना अवसर पड़ा हुआ है, हम उसी से इतने परेशान हैं, तो हम और इसको लेके क्या करेंगे। शायद उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा और बेइज्जती होगी, उन्होंने उसको करने से मना कर दिया। फिर मेरे दिमाग में डॉक्टर IS सिंह का नाम आ गया। डॉक्टर IS सिंह ने हरियाणा कृषि विद्यालय में सारा प्लांटेशन कराया था, डॉक्टर बख्शी के अंडर काम कर रहे थे। मैं उनको ये काम देखा था। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा साहब, डॉक्टर साहब ये प्रोजेक्ट आया है, आप इस काम को करिए, बिल्कुल नया काम है, अगर ये काम सक्सेस हुआ तो आपका बहुत नाम होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं काम तो करूँगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। हमने कहा बताइए कौन कौन सी शर्तें हैं। उन्होंने कहा पहली शर्त तो यही है कि मुझको एक गाड़ी चाहिए, जीप चाहिए ड्राइवर के साथ, और दूसरी शर्त यह है कि हमारे बिल वाउचर पर कोई भी आपके विभाग का आदमी टीका टिप्पणी नहीं करेगा, उसको सब आपको खुद देखना होगा, क्योंकि मैं इस बवाल में पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनको एक गाड़ी, एक ड्राइवर दे दिया, और उन्होंने बड़ी मेहनत की और प्लांटेशन का काम शुरू किया। थोड़े दिन बाद ही जो खाली ऊसर पड़ा था अकमा फार्म पर, वो सब जगह हरे भरे पेड़ दिखने लगे। मज़ेदार बात थी कि मार्टिलिटी कोई नहीं था, 100% सक्सेस था।
डीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा सर डॉक्टर साहब मैंने हम आपको पैसे दिए थे और आपने उस पैसे का कुछ किया नहीं, क्योंकि जो हम लोग रिपोर्ट भेजते थे उसमें पैसे का खर्च बहुत कम होता था। सरकार में सक्सेस का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, जबकि हम पैसा बहुत कम करते थे और काम ज़्यादा करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप एक बार फैजाबाद में आ जाइए, अरे कुमारगंज में आ जाइए और आप देख लीजिए कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर जब मैं उनको फार्म पर दिखाने के लिए गया तो वो चकित रह गए। उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया प्लांटेशन, इतने हरे भरे पेड़, मैं दंग हूँ कि इस तरह किस तरह से ऊसर में ये पेड़ लगे हैं। और फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं इसके बारे में जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी हैं मैं उनको जाके बताऊंगा और उनको भी एक बार ला करके ये ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया है वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इस टेक्नोलॉजी को फैलाया जाए। थोड़े दिनों बाद खबर आई कि वो फॉरेस्ट सेक्रेटरी आ रहे हैं और उसके साथ जैसा इनका होता है पूरा पर्रा फरनेलिया, आसपास के ज़िले के डीएम और कुछ और लोग उसमें कुछ दिन आ गए वहाँ पर। सबकी हमने फार्म विजिट कराई। फॉरेस्ट सेक्रेटरी बहुत खुश हुए, उनका खाना था, लंच था वहाँ पर। और फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा, सारे डीएम से कहा कि आप सब लोग डॉक्टर आर के यूनिवर्सिटी को पैसा दीजिए और इनसे काम कराइए। खैर वो कह करके चले गए। मैंने डॉक्टर आई.एस. सिंह को बताया, वो साथ साथ थे ही। मैंने कहा देखिए हम लोग सभी ज़िलों में काम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोगों के पास इतना मैन पावर तो है नहीं। हाँ, जो आसपास के ज़िले हैं जैसे सुल्तानपुर है वहाँ हम काम कर सकते हैं। और फिर हमने वहाँ भी काम किया। ये काम इतना बढ़िया हुआ कि जो भी विजिटर हमारे यूनिवर्सिटी में आता था सबसे पहले वह उसी फार्म को देखने जाता था। उस फार्म को हमारे देश के प्रधानमंत्री, तब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने भी देखा है। तमाम विदेशों से आए हुए वैज्ञानिकों ने देखा और वो काम इतना बढ़िया हुआ कि आगे चल करके उस काम पर डॉक्टर आई.एस. सिंह को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला। लेकिन मित्रों आपको एक बताऊं, इस परियोजना के चलते बहुत पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि एक बार जब पहले तो लोग सोचते थे ये काम कुछ होगा नहीं, लेकिन जब ये काम बहुत सक्सेसफुल होने लगा, चारों तरफ इसका नाम होने लगा, तो लोग इसको भीतर ही भीतर जेलसी पैदा हुई और लोग तमाम तरह के कि पैसे की चोरी, पैसे खाने की बात इधर उधर शिकायत करने लगे और चिट्ठियाँ लिखने लगे। मैं आपको बताऊं, मैंने इस बात को लेकर के एक कहानी लिखी थी, वैशाली की नगर बधू। वैशाली की नगर बधू एक उपन्यास है जो आचार्य चतुर्सेन ने लिखा था कि वैशाली में उस समय जो बेचाएँ थी एक राज्य चलाती थी। कुछ उसी तरह का काम, उस तरह का हस्तक्षेप हमारे विश्वविद्यालय में भी हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। उसके आधार पर मैंने एक और भी कहानी लिखी थी, बांझ धरती, जो बाद में एक बड़े पत्रिका में छपी थी और उस पर बहुत चर्चा हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जब ये डॉक्टर आई.एस. सिंह को पुरस्कार मिला तो विश्वविद्यालय के लोगों ने उनको ये पुरस्कार न तो लेने जाने दिया और जो पैसा आया वो भी उनको नहीं दिया, यह कह करके कि ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए। आप भला खुद ही सोचिए, जहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके काम पर पुरस्कार मिलता है, क्या उस पुरस्कार का पैसा आपके संस्थान को जाता है कि आपको जाता है? लेकिन यहाँ लोगों ने डॉक्टर आई.एस. सिंह को वो पुरस्कार लेने नहीं दिया। दुर्भाग्य से तब मैं यहाँ था नहीं और इसलिए मेरी एब्सेंस में डॉक्टर आई.एस. सिंह को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और टाइम पास किया और उसके बाद वो रिटायर हुए। एग्रो फॉरेस्ट्री के अलावा एक और काम जो मुझे करना पड़ा था वह था वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक कॉलेज बनवाने की बात। देखिए, जब मैं वहाँ गया था तो एक सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों को स्कूल भेजने की, क्योंकि बच्चे सब फैजाबाद में पढ़ते थे, 40-45 किलोमीटर दूर। दो या दो बसें जाती थीं। कभी कोई बस खराब हो गई, कभी देर हो गई, तुरंत फ़ोन आता। चूँकि हमारी भी दो तीन बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थीं,
तो जब भी कुछ होता हमारे पास ही फ़ोन आता। उनको लगता कि इनकी बच्चियाँ पढ़ी रही हैं तो ये कोई न कोई इंतज़ाम करेंगे ही, क्योंकि इनके पास गाड़ियाँ भी हैं। और मैं खैर इंतज़ाम करता भी था। वो इसलिए नहीं कि मेरी लड़कियाँ पढ़ती हैं, बल्कि इसलिए कि बच्चियाँ विश्वविद्यालय की हैं, उनको तकलीफ़ होगी तो सबको तकलीफ़ होगी। पर ये बात मेरे मन में हमेशा रही कि ये तकलीफ़ कब तक चलेगी। मैंने 1 साल के बाद ही फैज़ाबाद में ही एक मकान ले लिया, और बल्कि हमारी पत्नी बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगी, और मैं अकेले ही कुमारगंज में रहने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ी मैं उनकी मदद करता रहा। इस बीच में कीर्ति सिंह तब तक चले गए थे, उपाध्याय जी आ गए थे, उसके बाद खन्ना साहब आ गए थे। खन्ना साहब के टाइम पर आते आते मैं बहुत परेशान हो गया था, और फिर मैंने डॉक्टर खन्ना से कहा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक कॉलेज बनवाएं ताकि हमारे बच्चे विश्वविद्यालय के अंदर ही पढ़ सकें। ये बात डॉक्टर खन्ना को पसंद आ गई थी। डॉक्टर खन्ना की कुछ जान पहचान DAV के मैनेजमेंट से थी, वो हमको लेकर के वहाँ गए। हम लोगों ने वहाँ बातचीत की, 2-3 बार गए हम लोग, वहाँ बातचीत हुई। उनकी कुछ शर्तें थी। उस शर्तों में एक तो यही था कि हमको बिल्डिंग बना के देना होगा, और ये था कि कोई एक विश्वविद्यालय का सीनियर आदमी उसके मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होगा, बाकी विश्वविद्यालय का उसमें कोई दखलंदाजी उसमें नहीं होगी। खैर डॉक्टर खन्ना ने बड़ी मदद की, महाविद्यालय बन गया वहाँ पर। और फिर एक मेहता साहब को DAV ने भेजा, जो बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल थे, बहुत ही समझदार आदमी थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस विद्यालय को थोड़े ही दिन में इतनी ऊंचाई पर ले गए कि हमारे विद्यालय के बच्चे हाई स्कूल में, फिर बाद में इंटरमीडिएट में बोर्ड में टॉप करने लगे। मैं उसका अध्यक्ष था वहाँ की उसकी कमेटी का, और मैंने भी उनकी पूरी मदद की। जब भी कोई उनको दिक्कत होती करते रहते थे, और इस तरह से वो विद्यालय इतना बढ़िया चल गया कि हमारे विद्यार्थियों को फैज़ाबाद जाने की बात ख़त्म हो गई, और सारी जो दिक्कतें थी पेरेंट्स की थी वो वहाँ से ख़त्म हो गई। खैर इसके बाद तो मैं वहाँ से चला आया था बाद में, और मेहता साहब भी चले गए थे। बाद में वहाँ कैसे चला क्या चला ये तो सब आपको बात मालूम ही है। मित्रों, अब मैं लास्ट में कुछ 2-1 बातें या अपना अनुभव जो हमारे साथ कुलपति रहे उनके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे समय में वहाँ पर 3 कुलपति आए और गए। सबसे पहले तो जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर डॉक्टर कीर्ति सिंह कुलपति थे। डॉक्टर कीर्ति सिंह मुझे कॉलेज के दिनों से ही जानते थे। फिर हरियाणा में भी मैं उनके साथ 16 साल रहा था। वो मेरी काबिलियत, मेरे दोष गुण सब जानते थे। उनके साथ अच्छाई ये थी कि उन्होंने कभी भी हमारे काम में, किसी के भी काम में, बट खास तौर से हमारे डायरेक्टर रिसर्च के काम में कभी कोई टांग नहीं अड़ाई, पूरा सहयोग दिया। और इसी फ्री हैंड जिसको कहते हैं, और इसी का परिणाम था कि हम लोग शोध को इतना आगे ले जा सके। डॉक्टर कीर्ति सिंह की एक बड़ी विशेषता थी, ये था उनका धैर्य, पेशेंस। इतने धीर गंभीर व्यक्ति शायद दुनिया में कोई ना हो। मित्रों, आपको बताऊं कि जिस समय डॉक्टर कीर्ति सिंह वहाँ पर थे और फिर हम लोग वहाँ आए थे, वहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही विशिएटेड था। बच्चे हों, स्टाफ हो, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, सब बटे हुए थे। जात पात धर्म अगड़ा पिछड़े का इतना झगड़ा था वहाँ पर, मैं तो देख करके दंग रह गया था जब मैं पहली बार वहाँ गया था। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर कीर्ति सिंह जैसा व्यक्ति ही था जो उस यूनिवर्सिटी को चला पाया था, क्योंकि उनमें बहुत गांभीर्य था, बहुत धीरज था, और वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके भी अनजाना कर जाते थे, और इसलिए वो विश्वविद्यालय आगे बढ़ पाया था। मैं 2 छोटी छोटी घटनाएं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उस समय के लोग कितने गैर जिम्मेदार थे और कितनी वहाँ पर जात बिरादरी की बायसनेस थी। पहला है, एक लड़का था, शायद उसका नाम राघवेंद्र सिंह था, शायद यही नाम था। बच्चों में मारपीट हुई। ऐसा कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं होता जहाँ बच्चों में मारपीट नहीं होती। कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन जैसा हर विश्वविद्यालय में होता है, यहाँ भी एक डिसिप्लिनरी कमेटी थी, और उस कमेटी ने
बहुत ही बायस डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि लड़के को रस्टिकेट कर दिया जाए। रस्टिकेशन एक बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा गंभीर चार्ज होता है, तब बच्चों का रस्टिकेशन होता है। मैं 16 साल तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में था, मैंने किसी विद्यार्थी को रस्टिकेट होते नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वहाँ मार झगड़े नहीं होते थे, वहाँ तो जाटों में अक्सर ही मारपीट हो जाया करती थी। मित्रों, खैर जो भी था, उसके सिफारिश हुई कि इसको रस्टिकेट कर दिया जाए, और सिफारिश जब कीर्ति सिंह के पास गई तो उन्होंने भी बिल्कुल जेन्युइनली उसको उस पर आदेश दे दिया कि इस बच्चे को से हॉस्टल खाली कराकर इसको घर भेज दिया जाए। और उसकी कापी एक उस समय के डीन डॉक्टर ढूंढून मौर्य को, DM मौर्य को, और जो चीफ वार्डन थे और जो डॉक्टर CM सिंह को दे दी गई। बाकी शायद कंट्रोलर को और रजिस्ट्रार को भी कापी गई थी। खैर, एक हफ्ता बीत गया, शायद 10 दिन बीत गया, वो लड़का गया नहीं। लड़का नहीं गया तो धीरे धीरे कैंपस में अब फुसफुस होने लगी, लोग बातें करने लगे कि ये लड़का असल में जाएगा नहीं, ये तो केवल लोगों को दिखाने के लिए डॉक्टर कीर्ति सिंह ने इसको, ये लोग निकालेंगे नहीं, ये ठाकुर का लड़का, इसको निकाला नहीं जाएगा। धीरे धीरे जब ये खबर डॉक्टर कीर्ति सिंह के पास पहुंची तो आग बबूला हो गई। उन्हें बड़ी नाराज़गी हुई। उन्होंने तत्काल एक बैठक बुलाई, डीन, डायरेक्टर्स, वार्डन्स की, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार की, सब लोग इकट्ठे हुए। और सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति सिंह ने डॉक्टर मौर्य से पूछा, डीन से पूछा, मौर्य साहब ये लड़का अभी तक गया क्यों नहीं? अब सुनिए मौर्य साहब ने क्या जवाब दिया। वो कहते हैं, सर मैं डीन हूँ और मेरा काम केवल टीचिंग से हमारा मतलब है, बाकी बच्चे क्या करते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको हॉस्टल से बाहर निकालने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप समझ लीजिए, केवल एक कॉलेज था, एग्रीकल्चर कॉलेज था, सारे विद्यार्थी डीन मौर्य के थे, और डीन इस तरह से कहता है कि मुझसे कोई मतलब नहीं है। खैर, डॉक्टर कीर्ति सिंह ने उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर डॉक्टर CM सिंह से पूछा कि डॉक्टर सिंह आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो डॉक्टर CM सिंह ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप भी हंसेंगे, वहाँ सब लोगों ने हंस दिया था। CM सिंह ने कहा, साहब ये लड़का मर्डरर है और मेरे पास कोई गन या पिस्टल नहीं है, और मैं बिना गन या पिस्टल के उसके सामने नहीं जा सकता हूँ। अगर यूनिवर्सिटी मुझको कोई गन प्रोवाइड कर दे तो मैं उस लड़के को तुरंत जा करके हॉस्टल से निकलवा दूंगा। उनकी बात सुनकर सब हंस दिए, बट डॉक्टर कीर्ति सिंह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंह आपको शर्म नहीं आ रही है? ये विश्वविद्यालय है, यहाँ विश्वविद्यालय में बच्चों को कंट्रोल करने के लिए गन और पिस्टल नहीं दी जाती, और चूंकि हम गन और पिस्टल आपको नहीं दे सकते, इसलिए आप बच्चे को हॉस्टल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो मैं आपको आज से, अभी से हॉस्टल वार्डन की पोस्ट से, चीफ वार्डन की पोस्ट से हटाता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही फिर वो ही करने लगे। उन्होंने कहा, नथिंग डूइंग, you are no more a member of, you are no more chief warden, and therefore you are no more a member of this committee, now you please get out। और अपना मुंह नीचा करके शर्म के मारे, या पता नहीं शर्म थी या नहीं थी, वो वहाँ से निकल गए। फिर डॉक्टर कीर्ति सिंह ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा, आरके, मुझे आरके करके ही बुलाते थे, आरके ऐसा करो कि कल, वो शाम हो गई थी उस दिन, कल सुबह इस लड़के को इसके घर भिजवा दो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर सब लोग घर चले गए। सुबह जैसा होता है, मैं रोज़ाना की बात 8 बजे तैयार हो गया था। हमारा ड्राइवर आ गया। ड्राइवर को मैंने कहा कि एक राघवेंद्र ड्राइवर था, उसके पास जीप थी, मैंने कहा उसको कह दो वो जीप लेकर के आ जाए। जब जीप लेकर के आ गया तो मैं अपनी गाड़ी से और जीप के साथ हम हॉस्टल पहुँचे। वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, कोई कमरा मुझे याद नहीं है। मैं सीधे उसके कमरे के सामने गया, देखा तो उसका कमरा खुला हुआ था और वो चाय पी रहा था। उसने मुझे देखा तो वो घबरा सा गया, वो जल्दी से उठा, उसके हाथ से चाय गिर गई, उसके पैर पर गिर गई, हाथ पर गिर गई। राजबक्स हमारा ड्राइवर था, उसने जल्दी से भीतर घुस करके उसके हाथ से चाय की प्याली ले ली और लड़के को भेज दिया कि बाथरूम में तुम जाके अपना हाथ धो करके। वो हाथ धो करके आया। मैंने उससे पूछा, तुम जले तो नहीं? उसने कहा नहीं सर। और फिर उसने मेरा पैर छुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अपने सामान अटैची में रख लो और अटैची लेकर के नीचे आ जाओ। मैंने
राजबक्स को वहीं छोड़ दिया कि राजबक्स तुम इनके अटैची लेकर के आओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। फिर मैं नीचे चला गया। 5-10 मिनट में वो लड़का अपना सामान ले करके और उसकी अटैची राजबक्स अपने हाथ में लेकर के नीचे गुजर के आए और उन्होंने उसकी अटैची जीप में रख दी। मैंने राघवेंद्र से कहा, राघवेंद्र उनके घर छोड़ाना। मैंने उस लड़के से कहा कि जब तुम घर पहुंच जाना तो अपने पिताजी से मुझसे बात करा देना। इतना कहते हुए उस लड़के ने मेरा पैर छुआ और मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो लड़का चला गया। ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इतने सीनियर वहाँ पर जो अधिकारी और प्रोफेसर थे उनका किस तरह का बिहेवियर था, कितना गैर जिम्मेदार थे वो। और मैं एक और इस संदर्भ में वहाँ के माहौल के बारे में एक और भी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने बताया कि वहाँ का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बटा हुआ था। जब भी कोई नया बोर्ड का मेंबर लगता, जिस जात का होता, उस जात के लोग भाग करके उससे मिलते और फिर वो अपनी तरह से उसको समझाते। और उस समय एक बड़ा युद्ध जैसा हुआ करता था। इतनी खिलाफत थी, न जाने क्यों, सब कुछ यूनिवर्सिटी के खिलाफ। जबकि ये पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी थे, वो सारे मेंबर भी पूर्वांचल के ही थे, लेकिन वो सोचते थे कि सारी जिम्मेदारी शायद वीसी की है, डीन की है, डायरेक्टर की है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार की बात है, एक मेंबर बने आसाराम चौधरी। आसाराम चौधरी अकबरपुर के पास के रहने वाले थे। जब पहली बार वो बोर्ड में आए तो चाय पानी जब चल रहा था तो मैं उनसे मिला, क्योंकि नए मेंबर थे तो मैंने सोचा उनसे मिल लूँ। उन्होंने बताया कि मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अकबरपुर में हमारे एक रिश्तेदार खादी बोर्ड में चेयरमैन थे, ठाकुर देवकरण सिंह। ठाकुर देवकरण सिंह खादी विभाग में सब बड़े माने जाने व्यक्तित्व थे। कैलाश जो कमलापत त्रिपाठी के साथ के थे, उनका बहुत नाम था। तो उनका नाम सुनते ही वो बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो उनके साथ काम किया हूँ और अगर आप उनके रिश्तेदार हैं, आप फ्यूचर में जो भी कोई बात हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद करूँगा और कोई भी काम होगा मुझको ज़रूर बताएं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है। उनके चले जाने के बाद मैंने डॉक्टर कीर्ति सिंह को बताया कि एक नए मेंबर आसाराम चौधरी हैं, उनसे मेरी ऐसी बात हुई है, अगर आप कहें तो मैं जाके आसाराम चौधरी से बात करूं कि वो हम लोगों को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में, बैठक में हम लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। मैं 1 हफ्ते बाद गाड़ी उठाया, संडे का दिन था, और उनके घर पहुंच गया। उनके घर पहुंचा तो बाई चांस वो घर पर ही थे। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मैं गाँव गया हुआ था और गाँव से लौटते हुए आ रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा किया और आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हम बहुत देर तक वहाँ रहे। उन्होंने खूब मेरी आवभगत की, ढेर सारी बातें हुई। जब वो जयराम वर्मा के साथ, जो जयराम वर्मा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे कांग्रेस में, उनके साथ के थे, उन्हीं के फॉलोअर थे। और उनके मरने के बाद उनके कॉलेज की देखभाल उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो वहाँ पर उसके चेयरमैन थे। जब कॉलेज की बात करने लगे तो तभी मैंने सोचा कि अच्छा समय है। मैंने विश्वविद्यालय की बात छेड़ दी। मैंने कहा चौधरी साहब, आपको कॉलेज मैनेज करने का इतना अनुभव है तो मैं चाहूँगा कि आप इस अनुभव को हमारे विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट में ज़रूर लगाएं। ये पूर्वांचल का विश्वविद्यालय है और आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों का पूरा सहयोग करें। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम सब कुछ, जो कुछ आप कहेंगे हम वही करेंगे और हमारी भी इच्छा यही है कि हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़े। और जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं आपकी मदद करेंगे। खैर, उसके 1 महीने बाद एक बैठक हुई। बैठक के बाद जब डॉक्टर कीर्ति सिंह बाहर निकले तो मैंने देखा कि उनका चेहरा लाल हो गया था। उन्हें देखते ही बड़े नाराज़गी से साथ बोले कि तुम तो कहते थे कि आसाराम चौधरी तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन वह तो मुझसे मीटिंग में ऐसे बहस कर रहा था, ऐसे जिरह कर रहा था जैसे मैं अपराधी हूँ और वो कोर्ट में वकील हो। मैंने उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि आसाराम चौधरी तो कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे और यहाँ वो तो बिल्कुल ही अलग उनका रूप दिखाई दिया। उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने
आसाराम चौधरी से बात नहीं की, कभी बात नहीं की। 3 साल का उनका समय बीत गया, दुआ सलाम हुआ, वो गए और बात खत्म हुई। संजोग देखिए, जब उनका समय बीत गया उसके थोड़े दिनों बाद हमारे विश्वविद्यालय में कुछ पोस्टें अनाउंस हुई, जिसमें एक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी। तो एक दिन वो मुझसे मिलने आए। वो आए, बैठे, मैंने उनके लिए चाय वाय मंगवाया, बातचीत हुई। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं किया, थोड़ी बहुत बातें की, और फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कैसे आए हैं, कोई काम हो तो बताइए। उन्होंने कहा, सर मुझे हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दरअसल जयराम वर्मा का एक नाती आपके यहाँ एक कैंडिडेट है, क्योंकि जयराम वर्मा की सारी जिम्मेदारी अब हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आ गया कि उस लड़के को अगर हो सके तो उसको आप नौकरी में लगा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं देखेंगे, आप जाइए। वो चले गए। 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू हुआ, उस लड़के का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो लड़के के साथ वो भी आए तो फिर हमसे मिलने आए और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और लड़का अच्छा था, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसमें धन्यवाद देने कोई बात नहीं है। फिर वो कहने लगे कि नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से हम आपके साथ हम लोगों ने व्यवहार किया था उसके आधार पर तो मुझे नहीं लगता था कि आप हमारा काम करेंगे, लेकिन आपका बड़प्पन देख करके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊँ सर, हम लोगों को उस जादूगर ने हम लोगों का इतना ब्रेन वॉश किया कि हम बिल्कुल समझ गए थे कि आप सब लोग छोटी जातियों के, दलितों के दुश्मन हैं, और उनको यहाँ उनको आप यहाँ ठीक से रहने नहीं देते, न उनका ड्यू है उसको देते हैं, न उनको ठीक से काम करने देते हैं, आप उनको सताते हैं। मैंने कहा वो किसकी बात कर रहे हैं आप? तो उसने कहा तारकनाथ सिंह, TN सिंह। फिर उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, उसका नाम तो उसको असल में उसका नाम तो ताड़का होना चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप ने न जाने क्यों उसका तारकनाथ रखा है। वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। मैंने कहा चलिए अब उसके बारे में क्या बात करना, जिस समय मैंने जब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसके ऊपर इसलिए विश्वास हुआ कि वो आपकी जात बिरादरी का। उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी बहुत ही मज़ेदार है। हर साल वो अपने विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन करते हैं, जिसमें उस एरिया के तमाम बड़े बड़े जो जमींदार लोग, बड़े बड़े किसान हैं, वो आते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। तो उस साल की कार्यक्रम में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो भी कुर्मी थे, उनको बुलाया गया था, और उसमें तारकनाथ सिंह भी एक गेस्ट थे। वो भी स्टेज पर बैठे हुए थे। एक के बाद एक जब लोगों ने बोलना शुरू किया, जब तारकनाथ सिंह की बारी आई, इनको बुलाया गया, तो उन्होंने चौधरी साहब ने इनका परिचय देते हुए बताया कि ये हमारी बिरादरी के शिरोमणि हैं, ये दुनिया के मतलब विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, और फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अभी आपको अपनी बात कहेंगे। इतना कहने के बाद जब TN सिंह खड़े हुए तो उन्होंने किसी को संबोधन नहीं किया, मिनिस्टर साहब को भी नहीं, और सीधे सीधे कहना शुरू किया कि भाइयों और बहनों, ये जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं सब बहुरूपिये हैं, और जो भी ये बातें कह रहे हैं इन पर आप विश्वास न करें। ये आपको एक होकर, आपकी एकता की बात केवल अपनी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आपका ये एक काम करने वाले नहीं हैं, आप इन पर कतई विश्वास न करें। ये लोग हमारे देश, हमारी जात बिरादरी के दुश्मन हैं। और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं सालों से इनके पीछे दौड़ता रहा, इतना दौड़ा कि मेरे जूतों में छेद हो गए। अगर आपको विश्वास न हो, आप सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपने जूते निकाले और दोनों जूते ऑडियंस की तरफ करके दिखाया, उनके जूतों में छेद था, और इतना कहकर वो स्टेज से उतर गए। सारा ऑडियंस वहाँ स्तब्ध, जिसको देखो काटो तो खून नहीं। आसाराम चौधरी बेचारे तो बेहोश से हो गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी उठे, वो राजनीति के खिलाड़ी थे। उन्होंने स्टेज पर जाके कहा कि भाइयों, आज जयराम वर्मा जी की जन्म पुण्यतिथि है। आज के दिन आपसी वैर भाव बुलाकर हमको उनकी सत्कर्मों की बात करनी चाहिए, इस बात की बात करनी चाहिए कि उन्होंने हमारी कौम और बिरादरी के लिए क्या किया। और
शायद इसी में उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी और अपने बैर भाव की बात आज नहीं करनी चाहिए। इतना कह करके वो स्टेज से उतर गए और वहाँ का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। ये कहानी सुनाकर आशाराम वर्मा रोने लगे। मैंने उनको चुप कराया और मैंने कहा चलिए अब जो बात ख़त्म हो गई उसको भूल जाइए, क्योंकि जब मैंने आपको समझाया था तब उस समय आप लोगों की समझ में नहीं आया था। आप सोच रहे थे कि आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने आए हैं, यूनिवर्सिटी को बिगाड़ने नहीं आए हैं, और इसी में मुझे आपका सहयोग चाहिए था, लेकिन आपका सहयोग नहीं मिला। कोई बात नहीं है। ये दो कहानियाँ मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई थी ताकि आपको अंदाज़ लगे कि उस समय किस तरह का माहौल था और किस तरह के माहौल में हम लोगों ने काम किया। मैं दूसरे जो वाइस चांसलर थे वो थे यूसी उपाध्याय। उनकी जान पहचान मेरी तब हुई जब वो ICR में आए थे, और लेकिन व्यक्तिगत जान पहचान मेरी नहीं थी। बहुत ही सीधे साधे सरल आदमी थे, गांव के आदमी थे। वो एक बार हमको अपने गांव ले गए थे और वो कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा बहुत मन है कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जो पुश्तैनी पेशा है पुरोहिती का, वो पुरोहिती का काम करूं। डॉक्टर उपाध्याय को में बहुत तेज़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो हम लोगों को फ्री हैंड दे रखे थे तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमारा काम उसी तेज़ी के साथ उनके समय में भी चलता रहा। एक बात उनके सामने उनके बात साथ ज़रूर हुई थी कि उनको इस बात का थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि हर बार जब कोई रिसर्च की बैठक होती है, चाहे इरी में बैठक हो चाहे किसी और देश में बैठक हो, उसमें RK सिंह ही क्यों जाते हैं, क्यों ना दूसरा कोई सीनियर स्टाफ या खुद क्यों नहीं जाते, खुद वो क्यों ना जाएं। एक बार तो उन्होंने जब इरी में एक बैठक थी, वो एक कमेटी बनी थी इंटरनेशनल कमेटी में, उसका सदस्य था, नामित सदस्य था। मेरे नाम से चिट्ठी आई थी और मुझे जाना था। जब जाने की बात हुई तो उन्होंने हमको बुलाया और कहने लगे कि इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर एक्सटेंशन को इसमें भेज दूँ। मैंने कहा साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन या किसी को आप कैसे भेज सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसमें मैं नामित सदस्य हूँ, मेरे नाम से पत्र आया हुआ, फिर ये रिसर्च की मीटिंग है, इसमें किसी डायरेक्टर एक्सटेंशन या डीन या और किसी को कैसे भेज सकते हैं। काफ़ी देर तक हमारी बहस होती रही। मैंने कहा सर मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जो काम डायरेक्टर रिसर्च का है उसको कोई दूसरा काम क्यों करे। अगर मैं उसके काबिल नहीं हूँ तब आप बताइए, तब तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे जाने दिया और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। मित्रों, डॉक्टर खन्ना भी दिनों से ही जानते थे। फिर 16 साल तक हम उनके साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहे। वो भी हमारे गुण दोष, हमारी काबिलियत, हमारी कमियों को जानते थे। डॉक्टर खन्ना में एक बहुत बड़ा दोष था, वो था बड़बोलेपन का। हर बार जब वो दिल्ली जाते तो लौट कर आते तो मीटिंग करते और मीटिंग में अक्सर कहते थे कि मैं फलां से मिला और हमें शीघ्र ही फैजाबाद यूनिवर्सिटी को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पर एक्चुअली होता कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी को मिलता कुछ नहीं था। एक दूसरी उनकी और बात थी कि जब भी किसी बड़े आदमी की बात करते तो उसका 4 नेम लेकर बुलाते थे। जैसे राजेंद्र सिंह परोदा, RS परोदा ICR में डायरेक्टर जनरल थे तो उसको राजेंद्र करके कहते थे मैं राजेंद्र से मिलकर आया हूँ। उसने कह दिया कि डॉक्टर साहब आपको जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए आप ले जाइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ और फिर अपना वक्तव्य बंद करूँगा। डॉक्टर के टाइम पर एक डॉक्टर RPS यादव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बने। डॉक्टर RPS यादव गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कानपुर के विद्यार्थी थे। BSc MSc उन्होंने वहीं से किया था। फिर PhD उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से की थी, लेकिन वो PCS में आ गए थे और बाद में IAS अफसर बन गए थे। फिर वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बने। जब वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बने तो डॉक्टर खन्ना ने एक मीटिंग की थी और वो कहा कि अब तो रमेश का क्या बोला, रमेश सेक्रेटरी बन गया है और हमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी,
प्रदेश सरकार से जो भी सहायता चाहिए हमको मिलती रहेगी और हम ले आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आर के रामकठन कहते थे मुझे, रामकठन चलो कल आरपीएस से मिलकर आते हैं। हमने कहा चलिए सर। हम लोग दूसरे दिन उनसे मिलने चले गए। 11 बजे करीब उनके घर पर पहुँचे, उनके ऑफिस पर पहुँचे। जब ये भीतर जाने लगे तो वहाँ चपरासी ने रोका। उसने कहा कि आप अपना कार्ड दे दीजिए। तो इन्होंने कार्ड अपना निकाल के दे दिया और वो कार्ड भीतर दे आया। और फिर चपरासी बाहर आया तो उसने कहा सर आप यहाँ वेटिंग रूम में थोड़ी देर बैठिए, फिर बुलाते हैं। हम लोग बैठ गए और कई मिनट हो गए डॉक्टर आरपीएस यादव ने नहीं बुलाया। खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने हम लोगों को बुलाया। हम लोग भीतर गए। डॉक्टर खन्ना ने उन्हें कांग्रेचुलेशन किया, हमने भी कांग्रेचुलेशन किया। फिर डॉक्टर खन्ना कुछ बात करने की कोशिश करने लगे। तब डॉक्टर आरपीएस यादव ने मेरी तरफ मुखातिब होकर बहुत सारी पर्सनल बातें करने लगे, मेरे घर के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, फिर डॉक्टर रामबदन सिंह के बारे में, और यह कि क्या कभी उसको इधर आना है नहीं आना है, कुछ इस तरह की पर्सनल बातें करने लगे। और जब बात ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो खड़े हो गए, एक फाइल अपने हाथ में ले लिया, खड़े हो गए। कहने लगे डॉक्टर खन्ना हमको अब मीटिंग में जाना है और फिर कभी मिलेंगे। इतना कह करके उन्होंने हम लोगों को विदा किया। हम बाहर निकल आए। डॉक्टर खन्ना को उस समय ने कहा कि आके चलो अब किसी से नहीं मिलेंगे, अब हम घर लौट चलते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठे और लौटने लगे। रास्ते में कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये आरपीएस यादव तुमको कैसे इतना जानते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि जब गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर में पढ़ने गया था तो ये हमारे भाई डॉक्टर रामबदन सिंह के कमरे के बगल में रहते थे और मैं डॉक्टर आरबी सिंह के कमरे में बहुत दिन तक रहा था। तो ये भी मेरे एक तरह से भाई जैसे हो गए थे और तब से मुझे भाई जैसा ही मानते हैं और इसलिए हमारा इस तरह का पर्सनल व्यवहार है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर इस तरह से फैजाबाद का हमारा सफ़र शुरू हुआ और अंत में 1995 में मैं वहाँ से विदा हुआ। जब मैं विदा हुआ तो उस समय करीब 116 प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी में चल रहे थे। एक बात बता दूं कि एक बड़ी बैठक में लखनऊ की एक बड़ी बैठक में जहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के राइस साइंटिस्ट हमको एक राइस रिसर्चर्स वर्कर की तरफ से सम्मान दे रहे थे, उसमें बोलते हुए डॉक्टर मुदगल ने कहा था कि उस समय वो वाइस चांसलर थे, जिस समय मैं फैजाबाद यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रिसर्च था और वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि जितनी प्रोजेक्ट्स फैजाबाद में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आई सिंह लाए थे, उतनी प्रोजेक्ट्स हम लोग पंतनगर जैसे विश्वविद्यालय में नहीं ला पाए थे और ख़ास तौर से विदेशी प्रोजेक्ट की संख्या तो बहुत ही अधिक थी। तो मित्रों, जब मैं छोड़ के गया था तो यहाँ 116 प्रोजेक्ट काम कर रही थी। करीब 86 क्राफ्ट वेराइटीज़ रिलीज हो चुकी थी और 35 से 36 हज़ार क्विंटल फाउंडेशन सीड उस समय प्रोड्यूस हो रहा था, जो अपने देश में और पास के पड़ोसी प्रदेशों में भेजा जाता था। जितने जोनल रिसर्च स्टेशन से, टेस्टिंग सेंटर से, डीआर ऑफिस था, वो प्रॉपरली चल रहा था। एनडीयूटी जर्नल ऑफ रिसर्च रेगुलर पब्लिश हो रहा था, कंप्यूटर से चल रहा था। कहने का मतलब कि वहाँ सब कुछ ऑपरेशनल था। और साथ ही साथ जब मैं गया तो विश्वविद्यालय का एक बड़ा न केवल प्रदेश में आईसीआर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी छोड़कर गया था। अंत में मित्रों, मैं डॉक्टर रघुवंश सिंह की एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। रघुवंश सिंह हमारे साथ कुछ दिन तक NARP प्रोजेक्ट में काम किए थे। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और थोड़े दिनों बाद फिर उनको कोई जॉब मिल गई और वो अमेरिका चले गए थे। हालांकि वो थोड़े दिन तक ही रहे थे और उनको छुट्टी चाहिए थी, तो अपना शायद उनका प्रोविज़न भी पीरियड नहीं हुआ था। इतने थोड़े समय में छुट्टी दिलाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी मैंने उनको छुट्टी दिलाई और अमेरिका चले गए। और उसके बाद ये 1990 की बात है। उसके बाद वो शायद 2019 में 18 जनवरी को पहली बार विश्वविद्यालय आए थे और विश्वविद्यालय आने के बाद उन्होंने एक मैसेज डाला था फेसबुक पर
जो मुझे बाई चांस दिखाई दिया था वो मैं मैसेज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि आई वॉज एट फैजाबाद यूनिवर्सिटी on 18 February 2019 after I left university in 1990 and visited DR office. I will not hesitate to say that DR office looked like an orphan room. Will the shining days of DR activities of 1990s come back? The NDUT is almost dead. NDUT Masti team should also let the public know about the negativities of NDUT. कहने का मतलब ये है, इससे एक बड़ा सवाल उठता है, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या आज 2020 की NDUT फैजाबाद यूनिवर्सिटी वही है जो 1995 की थी? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो गया? क्या हुआ जो इसका इतना डाउनफॉल हुआ? किसने किया, कैसे किया? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इससे आपको लेसन सीखने की ज़रूरत है, शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बड़े पोजीशंस पर होंगे, नहीं होंगे तो कल को होंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी ना करें कि वो संस्थान या यूनिवर्सिटी जिसमें आप काम कर रहे हों वो पीछे की तरफ जाए। आप वैसा हमेशा प्रयास करें कि यूनिवर्सिटी, वो संस्थान आगे की तरफ बढ़े, पीछे की तरफ न जाए। आप कभी भी अपने को उस संस्थान से ऊपर ना समझें, क्योंकि जिस किसी ने भी अपने को यूनिवर्सिटी से, उस संस्थान से ऊपर समझ लिया, समझ लीजिए वो यूनिवर्सिटी बर्बाद होकर रहेगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे रावण निसंदेह एक बड़ा आदमी था, विद्वान आदमी था, सर्वशक्तिमान था, लेकिन उस ब्रह्मांड से भी ऊपर समझ लिया और उसने यह भी समझ लिया कि वो सीता माता का अपहरण भी कर सकता है। उसने किया भी और उसका परिणाम क्या हुआ? सोने की लंका बर्बाद हो गई, वो खुद, उसका खुद का परिवार बर्बाद हो गया। तो यही स्थिति होती है जब आप अपने को किसी संस्थान से, किसी यूनिवर्सिटी से बड़ा समझने लगते हैं। मित्रों, एक बात आखिर में और भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी बात कहें, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, अपने संस्मरण सुनाएं, तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आप बात कहते हैं और वो बात झूठ है, तो आपके सुनने वालों में से कोई तो अवश्य होगा जो आपको जानता होगा। जब वो सुनेगा तो उसकी नज़रों में आप गिर जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी बात है जो आपके खिलाफ भी जाती है, तब भी आप बताएं। अगर आपके दूसरों के खिलाफ भी बात कहनी हो तो आप खुलकर साफ साफ सही बात कहना चाहिए। कोई ऐसी बात सुने और लगे कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, इससे आपकी विश्वसनीयता घटेगी। इसलिए मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को NDUT मस्ती पर सुना है और इसलिए मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा लंबा समय हो गया है, बूढ़ा भी हो गया हूँ, हो सकता है कि हमारी आवाज़ में कुछ फ़र्क पड़ा हो, पर आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करें।